FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पेश है प्रोग्राम किसान की बात हमारे किसान भाई बहनों के लिए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं सुषमा, आपकी दोस्त, और आपका दोस्त रजत स्वीकार करें हम दोनों का नमस्कार। सुषमा, बहुत तेज गर्मी है, उमस वाली गर्मी है आज, और इस बीच खबर ये है कि अभी ये गर्मी रहने वाली है, और इस गर्मी से जो प्रभावित होती हैं फसलें हमारी, प्रभावित अगर बात करें सकारात्मक सेंस में, जिन्हें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है धूप से, गर्मी से, कहना चाहिए इस तरह की उमस से, उनमें कपास भी एक फसल है। जी, क्योंकि कुछ फसलों को बहुत ज्यादा धूप और उमस की जरूरत होगी, तभी वो खिलकर निखर कर हमारे लिए एक उत्पाद निकल कर आएगा। जी, इसीलिए गर्मी की तपश जो होती है बहुत जरूरी है फसलों को पकाने और के लिए। ये मुरझाने की बजाय धूप में चमक और रही होती है। आपने कई बार अगर खेतों से इसे झांकते हुए देखा हो, हमने तो कई बार खिड़कियों से देखा है, रेल में सफर करते हुए, कहीं से गुजरते हुए, तो कपास की फसल अपने बारे में बता रही होती है और अपनी चमक के बारे में बता रही होती है, और उस चमक के जरिए वो ये बताती है कि इस चमक से जो ऊष्मा निकलती है वो देश की आर्थिक वृद्धि में कहीं ज्यादा औसतन योगदान करती है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि सफेद सोना जिसे कहा जाता है, सफेद सोना हमारी खेतों में जिस तरह से खिलकर सफेदी दिखा रहा होता है, और ये कितना बड़ा योगदान है इसका वस्त्र उद्योग में, हम सभी जानते हैं। और आज गर्मी की उमस में अगर हम ये कॉटन के कपड़े अगर पहन रहे हैं तो इसी की देन है, आज कपास की देन। देश के काफी बड़े हिस्से में कपास उगाया जाता है, छोटे से लेके बड़ा किसान, मध्यम किसान इसकी उगाई कर रहा है, और किस किस तरह की उन्नतशील किस्में इसमें हो सकती हैं, किस तरह से उसकी देखभाल की जा सकती है, बिजाई सबसे पहले एक प्रश्न हो सकता है। इन्हीं सब सवालों का ताना बाना लेकर हम इस कार्यक्रम में हैं, और आज मैं बता दूं कि इन सवालों के जवाब देने के लिए, इन उलझनों से पार पाने के लिए हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमनजीत कौर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। जी, तो सुनते हैं एक इंटरव्यू जिससे इनसे बातचीत कर रहे हैं रूप सिंह। किसान बहनों भाइयों नमस्कार। वैसे तो कपास की बिजाई का सिलसिला काफी दिन से चल रहा है, कुछ किसान भाइयों ने कर भी ली है, कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं तापमान में हल्की फुल्की गिरावट आ जाए तभी इस काम को करें। तो आज हमारे बीच पहुंचे हैं डॉक्टर रमनजीत कौर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग में, IARI पूसा, नई दिल्ली में। इनसे हम जानकारी किसान भाइयों को दिलवाएंगे कि भाई जो इस समय हम कपास की बिजाई अगर करें, मौसम को देख करके बिजाई के समय कौन कौन सी ऐसी हिदायत हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। नमस्कार किसान भाइयों। कपास का वैसे तो जो टाइम है बिजाई का, जब बुआई का जो बोलते हैं, वो तो काफी लंबा है। अप्रैल शुरू से ही जैसे अपने गेहूं का कटाई वगैरह हो जाती है, जैसे ही खेत खाली होते हैं तो वो समय शुरू हो जाता है, जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ता है तो 1 अप्रैल से शुरू कर देते हैं हम बुआई। अब तक तो काफी भाइयों ने कर ली होगी बुआई वगैरह, फिर भी कुछ वजह से कुछ लेट हो जाता है, हम कुछ और रुझान होते हैं तो नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में हमें ऐसा करना है कि एक बार तो थोड़ा देखना है कि आपकी जो मिट्टी है या खेत है उसमें नमी अच्छी सी हो, क्योंकि जो इसका बीज है थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी फसलों के जैसे मस्टर्ड का, सरसों का ले लो, वो बहुत छोटा होता है, उसके मुकाबले बड़ा होता है, तो इसको थोड़ा सा जमने में टाइम लगता है। इसका सीड जो कोट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको 4 से 8 घंटे आपने पानी में भिगोना है। सिंपल पानी घर में जो अवेलेबल है उसमें 4 से 8 घंटे भिगो। और दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि खेत में नमी जो है वो अच्छी हो, फिर उससे समस्या जो है आपकी काफी हद तक हम सॉल्व कर देते हैं।
बात। लगभग हमारे किसान भाई इस नमी संरक्षण के लिए रात को जुताई करते हैं ताकि नमी जो है और कम ना हो जाए। हाँ जी, ये भी एक सिफारिश की गई है हमारी तरफ से। अगर आप कोई बिजाई करनी है ना आजकल गर्मी के मौसम में, जहाँ तो सुबह 10 बजे से पहले पहले करें, जहाँ फिर 4 बजे के बाद शाम को। अब देखिए डॉक्टर नमी का साहब, ध्यान बीज की बात आपने कर दी, बीज की आपने तैयारी भी कर दी। अब बिजाई का तरीका तौर, अब कुछ तो ऐसे बिखेर कर बिजाई कर दें तो वो तो उचित तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका भी जो वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो आपके खेत में जो पौधे हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए, और पूरे जो पॉपुलेशन है वो पूरी होनी चाहिए, तभी आप उसका उत्पादन जो है अच्छे से ले सकते हो। उसके लिए हम जो सिफारिश करते हैं कि जो लाइन में एक तो बिजाई होनी चाहिए, और लाइन टू लाइन भी एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, और क्योंकि ये भारी होता है प्लांट, इसका बड़ा होता है बाकी फसलों के मुकाबले। जिक्र कर दिया जी आपने, पौधे से पौधे भी की फासला हमें चाहिए, दूरी का भी रखना है, और पौधे से लाइन से कतार लाइन से कतार भी। हाँ, तो कतार से कतार हम जो सिफारिश करते हैं वो 65 से लेके 70 सेंटीमीटर तक करते हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि बिजाई जो इस तरह के तरीकों से होती है कि लाइन से लाइन का फासला भी उससे हो जाता है, हाँ। और बीज से बीज की सीड जो प्लांटर बने हुए हैं, हाँ, हाँ, मशीनें हाँ, हैं हाँ, हमारे हाँ, पास, उसमें आप सेट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। 60 सेंटीमीटर पे करनी है, 70 पे करनी है, 65 पे करनी है, वो सारी हो जाएगी। तो उससे बिजाई कर देंगे। उससे बिजाई करनी है। और जो आप आजकल बोलते हैं ना कि हाइब्रिड किस्में, जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं वो लगाओ, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका जो प्लांट होता है, पौधा होता है, और बड़ा होता है। हाँ, वो और- ज्यादा फैलता है। हाँ, उसमें पौधे से पौधे ही फासला आपको 75 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ किसान भाई डोलियां बना लेते हैं और बीज उसमें लगा देते हैं, क्या वो भी उचित तरीका है? हाँ, डॉलियां जो है मतलब बेड पे लगाना। हाँ, बेड बना देते। हाँ, वो भी जहाँ पर हम बात करते हैं कि कई बार नमी नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, सिंचाई के साधन कम है, जहाँ हम बोल रहे हैं कि पानी को बचाना है, हाँ जी, हाँ जी, उस स्थिति में हम बेड पे अगर बिजाई करें, जहाँ बंड पे करें, तो उससे पानी की काफी बचत हो जाती है, और जो है प्लांट भी अच्छे से होता है, उपज भी बढ़ती और मिट्टी चढ़ाने की जरूरत आगे नहीं पड़ती। और अंधेरी वगैरह आए कुछ तो प्लांट पौधा नहीं गिरता। हाँ, नहीं गिरता। कई बार तेज हवाएं चलने लगती हैं और उससे मतलब ये कि गिरेगा पौधे नहीं। की लॉजिंग हो जाती हाँ है, जी, हाँ जी, तो वो भी समस्या हल हो जाएगी। वो हल हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने बिजाई का जिक्र भी कर दिया, कुछ इसके साथ रासायनिक खाद तो देने, परंतु बीज के उपचार पर भी तो बहुत गौर की जाती है। हाँ, बीज का उपचार भी एसिड लिंटिंग करनी है, हाँ, हाँ, तो वो बस करनी है। वो करनी है। हाँ जी। कोई फफूंदजनित रोग तो नहीं आएगा? उसके लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब एसिड डिलिंटिंग कर दी, साथ में साथ आप थोड़ी सी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल सकते हो। हाँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। हाँ जी, 3 ग्राम पर ml लीटर के हिसाब से। हाँ, 3 ग्राम जो है उसके बीज एक के लीटर 1 किलो के हाँ में जी। मिला करके उसको अच्छी तरह से उसको मिला गीला लें और करके उसको सुखा के सुखा छाया के। में फिर हाँ बिजाई जी, के लिए जा ठीक सकते है हो। जी। हाँ जी। तो भाई इस तरह से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसान बिजाई कर सकते हैं, और साथ साथ कुछ खाद का जिक्र भी डॉक्टर हाँ साहब जी, कर रहे खाद का थे, जिक्र भी जरूर करेंगे। तो उसमें खाद का कितना? इतना इसमें हम 1 हेक्टेयर अगर आपका रकबा है, एरिया है, तो उसमें हम सिफारिश करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 75 kg डालनी है, और 30 किलोग्राम जो है फास्फोरस डालनी है। नॉन हाइब्रिड आप कपास लगा रहे हो। अगर हाइब्रिड है तो नाइट्रोजन की मात्रा 25 kg बढ़ा के, मतलब 75 की बजाय 100 kg कर देनी है। तो डॉक्टर साहब, इसमें रखना है थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि किसान भाई सोचते हैं, कुछ किसानों का अब भी ये ध्येय है कि अपनी जो लोकल किस्म है ना, उनके अच्छे रिजल्ट उनके क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उससे अभी उनका मन हटा नहीं है। अच्छा। और परंतु कुछ ऐसे किसान हैं जो हाइब्रिड भी लगाना चाहते हाँ हैं, जी। और हाइब्रिड में भी कुछ किसान सोचते हैं कि नहीं, चुनाई अगर एक बार ही हो जाए तो बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें काम मिलना चाहिए। लगातार उनको अगर उसमें कपास में काम मिलता रहे और उसमें वो लगे रहते हैं, तो उसको भी उचित मानते हैं। परंतु ज्यादातर किसानों का ध्येय ये होता है कि चुनाई जल्द से जल्द हो जाए और खेत खाली हो जाए। अगली फसल भी बीजनी है तो उसके लिए खाली भी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई ये चाहते हैं कि ऐसी किस्मों का चयन किया जाए जिससे कि खेत भी खाली हो जाए टाइमली। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, इसके संदर्भ में आप बताइए कि भाई कौन कौन सी किस्मों का चयन करें? हाँ, किस्मों का चयन तो कई आपको फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है कि आपका जो खेत है वहाँ आर्टिफिशियल सिंचाई का साधन है कि नहीं,
पानी कहाँ से आएगा, टेम्परेचर आपके क्षेत्र में कैसा है ना, नमी वगैरह कैसी रहती है, बहुत चीजों का ध्यान रख के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किस्मों को हम सिफारिश करते हैं। जैसे कि आप हरियाणा का मान लो, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हाइब्रिड के लिए जाना है तो वहाँ दो किस्म काफी फेमस है। एक तो धनलक्ष्मी करके है, अच्छा जी। दूसरी ओम शंकर है। ऐसे ही हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ 2 किस्म है, एक HH16 है और एक H4 है। तो डॉक्टर साहब, जो ये जिक्र किया आपने राजस्थान का, तो लगभग ऐसा कुछ क्षेत्रों में रेतीली जमीन होती है, भले ही हरियाणा क्यों ना हो, हाँ जी। तो वहां पर भी वो किस्म कारगर होंगी जो राजस्थान की आपने नहीं, बताई? जो ज्यादा ही लाइट सॉइल है, ज्यादा ही सैंड है, वहां तो हम कॉटन उगाने की सिफारिश ही नहीं करते। हाँ, अच्छा। क्योंकि इसको पानी भी चाहिए और लंबा समय लेती है अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। इसको 3-4 महीने चाहिए। तो उस महीने में अगर पानी उस टाइम में नहीं मिलेगा, बारिश नहीं हुई, तो फसल आपकी खराब हो सकती है। जिस साइड से हवा चल रही है उसके विपरीत बिजाई कर दो। आपको पता है ना किस मौसम में किस साइड से हवा आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से आपको अपने प्रांत को देख के उस हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। विपरीत दिशा में कर हाँ दें जी। और वो जो खूड़ पर जब पहुंचेगी तो वहां पर मिट्टी नहीं चढ़ेगी और आपका अंकुरन सही हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अच्छा इशारा आपने हमारे किसान भाइयों के लिए कर दिया, वे ध्यान रखेंगे बिजाई के समय। बिल्कुल जी। अब देखिए, ये हो जाता है कि हमने बिजाई कर दी, अंकुरन हो गया। अंकुरन के बाद में कुछ ऐसा होता है कि किसान सोचता है कि नहीं, इसमें तो कुछ धब्बे आ रहे हैं, पौधों पर धब्बे आ गए हैं कुछ तरह के, इस तरह के, और होता है कि ऐसा कि तापमान के कारण भी वो धब्बे हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना वो चाहिए? तो ऐसा है कि जैसे अभी तो जो कपास है बहुत छोटी है, हाँ जी, हाँ जी, इस समय तो कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं। हाँ जी। तो थोड़ी बहुत आएगी तो वो सिर्फ तापमान की वजह से होगी, क्योंकि बड़ा एकदम से बढ़ रहा है, फिर एक प्रेशर बनता है, फिर बारिश हो जाती है बीच बीच में ना, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अभी वो बीमारियों और कीड़े मकोड़ों का तो थोड़ी बाद में प्रकोप आएगा, फिर उसके बाद में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ पानी का आपको ध्यान रखना। देखिए जी, पानी कितने दिन के बाद दें? ज्यादा सैंड हल्की नहीं है, दरमियानी से भारी वाली है। हाँ, दोमट मिट्टी है। हाँ, हाँ जी। तो हम सिफारिश करते हैं कि 4 से 6 हफ्ते में आपने पहला पानी देना है। पर साथ के साथ आपको रोज खेत में जाना है, देखना है कि नमी होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि खेत सूख रहा है, फसल पे कोई असर आ रहा है, तो 30 दिन पे जो 4 हफ्ते मैंने बताया तब पानी दे दो। अगर फिर भी लग रहा है कि पौधा भी ठीक है, नमी है, तो 6 हफ्ते तक उसको आप बढ़ा सकते हैं। एक हर्बिसाइड आता है जो खरपतवार को नियंत्रण करेगा। अच्छा, नियंत्रण करने। हाँ, उसको बिजाई जैसे आज करी और उसके 2-3 दिन के साथ ही आपने उसको स्प्रे कर देना है। वो है पेंडिमेथिलीन। अच्छा, जब स्टॉम्प के नाम से आता है, या पेंडिमेथिलीन उसका केमिकल नाम है। वो करना है आपने 2.5 लीटर 1 हेक्टेयर के हिसाब से। 2.5 लीटर पड़ेगा 1 हेक्टेयर में, 200-250 लीटर पानी में करके पूरे खेत में कर देना है। तो उसके 1 महीने तक मतलब मुझे लगता नहीं कोई वीड आएगा, क्योंकि नमी भी ऊपर नहीं रहेगी। ऊपरली सतह में जो खरपतवार भी आएंगे उनको भी नमी चाहिए उगने के लिए, बाहर आने के लिए। तो नमी नहीं मिलेगी तो वो नियंत्रण रहेंगे उस दवाई से 1 महीने। तो डॉक्टर साहब, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। कपास की खेती करने में अगर किसान भाई इस तरह की बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी उत्पाद उनको मिल सकते हैं। और चलते चलते हम आपसे ये जान लें कि किसानों को आप इस समय क्या संदेश देना चाहते हैं? कपास का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया है बुआई का, तो अभी आपको खेत में ध्यान रखना है कि नमी प्रॉपर हो, उसको पहला पानी टाइम सिर दें, और जो भी किस्म आपने बीजी है, बुआई की है, उसका अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से उसकी पॉपुलेशन वगैरह मेंटेन करें ताकि उससे अच्छा उत्पाद ले सके। तो डॉक्टर रमनजीत कौर, आप हमारे बीच आए और काफी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर रमनजीत कौर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में हैं, और इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी रूप सिंह जी। तो किस तरह कपास की फसलों की बिजाई, उनके रोपण के दौरान, उनके संरक्षण के दौरान आपको सावधानी बरतनी है। उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ न कुछ लाभोत्सर्जक जानकारी आपको जरूर मिली होगी श्रोता मित्रों। और क्योंकि समय का कहना है कि आगे बढ़ो, तो समय भी कह रहा है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, अब हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। गर्मी की हम बात कर रहे थे सुषमा, देखते हैं गर्मी कितने परवान चढ़ रही है, कितने परवान उतर सकती है, ऐसी कोई संभावना है? कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं या नहीं? आइए लेते हैं मौसम की जानकारी सुषमा से। बिल्कुल। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान।
अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की जो संभावित गतिविधि है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि चक्रवात आसनी 11 मई यानी कि आज ही के दिन शाम तक कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगी और फिर डिप्रेशन में बदल जाएगा। ये सारा जो यहाँ का सिस्टम है ये उत्तर पश्चिम बंगाल में उत्तर पूर्व दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ एक हिस्से, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ एक हिस्से, कोंकण और गोवा, साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश के आसार हैं। गुजरात की बात करें तो यहां पर साथ ही राजस्थान के कई हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण हरियाणा के जो अलग अलग हिस्से हैं, इन सभी जगहों पर लू चलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये थी मौसम की जानकारी रजत, और मौसम के साथ साथ मंडी भाव भी बता देते हैं अपने किसान भाई बहनों को। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। तो इस इंगिती का स्वागत सुषमा। सबसे पहले अगर गर्मी की ही बात करें तो गर्मी में जो सबसे ज्यादा फायदा करता है खीरा, वो 16 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जियों में अगर आए तो अदरक 35 रुपए प्रति किलो, लहसुन 64 रुपए, हरी मिर्च 34 रुपए, मशरूम 74 रुपए कुछ नरमी के साथ कहना चाहिए, आलू 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। फलों में अगर आए सुषमा तो सेब 150 रुपए किलो की दर से इस वक्त मार्केट में बाजार में उपलब्ध है। केला 24 रुपए प्रति किलो, अमरूद 51 रुपए प्रति किलो, 230 रुपए की बढ़त के साथ लीची परवान पर है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं इसके भी भाव में वृद्धि देखी जा रही है। संतरा 76 रुपए प्रति किलो और अनार 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। ये थे बाजार भाव। अब आगे बढ़ते हैं सुषमा, एक और जानकारी हमारे श्रोता मित्रों की बाट संजोए है। हाँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसानों को लाभ, ये हमारा विषय रहेगा, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वाई आर मीना, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो चलिए सुनते हैं इस विषय पर जानकारी। और ये बातचीत है बेसिकली, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रीति जी। प्रीति मोहन इनसे बातचीत कर रही हैं। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर वाई आर मीना। डॉक्टर साहब, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम सोचते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें से किसी एक विशेष योजना पे हम चर्चा करें और उसका लाभ हमारे किसान मित्रों तक किस तरह से पहुंच सकता है, क्या उन्हें फायदा मिल सकता है और किस दिशा में जाना चाहिए कि उसका सही फायदा उन तक पहुंच सके। ये हम हमेशा सोचते हैं और आज हम कुछ इसी तरह की बातें लेकर के आपके साथ रहेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब अपर आयुक्त विस्तार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड है जो हमारे किसान मित्रों के लिए बिल्कुल तैयार किया गया है, लेकिन उसका ये कह सकते हैं कि सीधा उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें एक राह चाहिए होती है कि किस तरह से क्या बातें हैं जो इसमें है हम तक पहुंचे सही तरीके से। सबसे पहला जो प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये डॉक्टर मीना कि क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? ये अगर हमारे किसान मित्र समझेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, या जिसे हम कृषि अवसंरचना कोष भी कहते हैं हिंदी में, जी। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कोविड-19 की जो महामारी थी को ध्यान में रख के माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था जी। और ये प्रावधान किया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से, जिससे कि किसान का जो फार्म गेट है, उसका गांव है या खेत है, उसके आसपास ही कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसके लिए किसान भाइयों को उसका फायदा मिल सके। वो फायदा ऐसे जो कृषि अवसंरचना कोष है या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें डेवलप की जाती हैं जो किसान उसका लाभ ले सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
इसकी वजह से अब उसमें दूसरा एक फायदा होता है किसान को तो होएगा ही, जैसे उसमें कोल्ड चेन डेवलपमेंट है, जी। वेयर हाउसिंग है, पैक हाउस है, ग्रेडिंग पैकेजिंग यूनिट्स हैं और प्रोसेसिंग के दूसरे जो सेक्टर हैं वो सब की व्यवस्था की जाती है इसके तहत। तो उसमें स्वाभाविक है अगर कभी किसान की पैदावार जो भी है औने पौने दामों पे बिक्री है, बाजार में भाव कम है, तो वो उसको उसमें रख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आती रहती है, खासकर जो पेरिसेबल चीजें हैं हमारी, फल सब्जियां फूल, इनमें कई बार होता है कि जब प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है तो किसान भाइयों को सस्ते में चीजें बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। मेहनत उसमें पूरी होती है, मेहनत और पूरी जब होती है, चीज वेस्ट होती है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो कोल्ड चेन का लाभ ले सकते हैं, वेयर हाउस का लाभ ले सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम कहते हैं, जिसमें वैल्यू एडिशन करके जब चाहे अपनी स्वेच्छा से उसको अपने माल को बेच सकते हैं। तो ये तो फायदा किसान को सीधे तौर पर इस तरीके से हो गया। लेकिन हम जो आम लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, जिनको उन चीजों को इस्तेमाल करना होता है, उनको भी एक फायदा होता है। अच्छा, वो कैसे? वो एक तो हमारा 15 से 20% जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कमियां होने की वजह से उत्पाद खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको बचाया जा सकता है, उसको बचा सकते हैं हम। और जब प्रचुर मात्रा में हो रहा है प्लेंटी में, तब उसको अगर हम वेयर हाउस या कोल्ड चेन या उसके माध्यम से रखते हैं या वैल्यू एडिशन करके उसको संभाल के रखते हैं, तो पूरे साल जो उत्पाद है वो आपकी उपलब्धि होगी, उसकी मतलब उपलब्धता होगी मार्केट में, और निरंतर रूप से बराबर सप्लाई मार्केट में होगी, तो जो दाम है उनके वो नियंत्रण में रहेंगे, तो हम लोग जो कंज्यूमर हैं हमें भी वाजिब दामों पे उपलब्ध चीज होगी। इन सब बातों को हम किसान मित्रों तक सही रूप से कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी बातें तो हमने बता दी कि किस तरह से उन्हें क्या करना है, लेकिन अगर वो वाकई में जुड़ना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो रास्ता कौन सा है, और सरल सा रास्ता कौन सा है? जी हाँ, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए खासकर जो एलिजिबल लोग हैं, जो इसके पात्र हैं, उसमें एक तो किसानों के जो संगठन हैं वो हैं, किसान है, व्यक्तिगत रूप से किसान भी ले सकते हैं, एग्रीप्रेन्योर्स जो कृषि का व्यवसाय जो लोग करते हैं, स्टार्टअप्स हैं जो युवा लोग कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सब उसके, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज 10,000 एफपीओज बनाने का जो टारगेट रखा है सरकार ने, तो वो सभी एफपीओज भी इसके लिए पात्र हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं वो लोग इसके लिए पात्र हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो हैं वो भी इसके पात्र हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वो लोकल बॉडीज हैं, वो सब भी इसके लिए पात्र हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का अगर कोई वो है तो वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं पीपीपी मोड में। मंडी जो है एपीएमसी कमेटीज वो भी इसका लाभ ले सकती हैं मंडीज। और नेशनल एंड स्टेट लेवल के जो फेडरेशंस हैं कोऑपरेटिव्स के, वो फेडरेशंस को भी इसका लाभ मिल सकता है। यानी एफपीओज का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ये सभी इसके पात्र हो सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में लगभग मतलब मैक्सिमम 2 करोड़ तक का सरकार से लोन मिल सकता है। सबवेंशन स्कीम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3% ब्याज की जो दर है उसमें छूट की बात है। अच्छा। अगर मान लो 10% ब्याज चल रहा है तो उनको 3% माइनस करके 7% देना होगा। और ये जो योजना का टाइम है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2033 तक ये चलेगा स्कीम। तो उस तरीके से काफी फायदेमंद स्कीम है और छोटे किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं उनके साथ जुड़ के कोऑपरेटिव बना के। और बाकी तो जो प्रोफेशनल हैं, हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं, वो सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और इनडायरेक्ट लाभ हमको, जैसे मैं बता रहा था, आमजनों को चीजों की उपलब्धता, रोजगार सृजन और ये सबसे सभी को इसमें फायदा मिलता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, जुड़ के वो स्वयं सहायता समूह हैं, तो वो सामूहिक रूप से अगर जुड़ते हैं तो वो करोड़ों का मतलब अच्छा प्रोजेक्ट चला सकते हैं और फायदा भी ज्यादा उसी रेशियो में उनको फायदा मिलेगा। और सरकार भी प्राथमिकता देती है, सामूहिक रूप से अगर आते हैं, पीपीपी मॉडल में कोई चीजें आती हैं तो सरकार के लिए भी आसान होता है। उनको ट्रेनिंग देनी है, दूसरी सहूलियतें देनी है, उस सब के लिए उनको उनके डोर स्टेप्स पे, गाँव में, खेतों पर उनको सारी सुविधाएं मिल सकती। और जैसे कोई किसान जुड़ना चाहता है इन सब से, तो वो किस माध्यम से जाए? इस माध्यम में मतलब जो रजिस्ट्रेशन किसान को कराना है तो इसका एक पोर्टल खोल दिया गया है मंत्रालय द्वारा, agriinfra
www.dac.gov.in। मैं कहूंगी इस कि एक पोर्टल। बार फिर से दोहरा दिया जाए ताकि जो अप्लाई करना चाहे वो बिल्कुल करें। जी हाँ, पोर्टल का नाम है agriinfra.dac.gov.in। तो इस पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन होंगी, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो जाती है, अधिकारी लोग भी दे और सकते हैं, जल्दी भी होता है काम। जल्दी भी होता है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, पूरा केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कीम चलाई जा रही है। कुछ जिज्ञासा हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब? उसके लिए एक तो है ही जो मैंने वेबसाइट की पोर्टल बताया, जो आपने बताया उस पर जी। कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारी लोग भी इसके लिए हैं, उनसे आप नोडल ऑफिसर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। और बाकी आपके जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी कमेटियां बनाई गई हैं, वहां जाके संपर्क कर सकते कमेटीज हैं। में भी हाँ संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई अगर जागरूक रहेंगे तो पोर्टल विजिट करते रहेंगे, उन्होंने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसकी पूरी खबर उनको उस पर अपडेट उनको मिलता रहेगा। एक बार जैसे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो लगभग कितना समय लग जाता है सारे प्रोसेस होने में पूरा? ये डिपेंड करता है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उनके अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है तो वो इन्फॉर्म किया जाता है, अपडेट Inform। किया जाता है कि इसमें ये चीजें हैं, जी- इसे फिर से कहिए। जी ऐसा हाँ। नहीं है ना कि वो एक बार किया तो वो रिजेक्ट हो नहीं जाएगा नहीं अगर नहीं, कोई वो गलत हो जाता उसमें है। इम्प्रूवमेंट का वो रहता है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं और जानना चाह रही थी कि अगर हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फायदा लेना चाहते हैं तो इससे जुड़ा हुआ कोई प्रशिक्षण भी है जो हमें करना चाहिए? प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है, वैसे हमारी जितनी भी योजनाएं जी। हैं उन सभी की जानकारी के लिए कई माध्यम हैं जिनसे प्रशिक्षण किसान भाई ले सकते हैं। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हमने पूरे देश भर में खोले हुए हैं, जी जी। समय समय पर वो तकनीकी प्रशिक्षण भी देते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक हमारी आत्मा योजना है, देश भर में चल रही है। जी जी तो आत्मा योजना के तहत भी किसान भाइयों को समय समय पर अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वो राज्य सरकारों के माध्यम से समूह के रूप में जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और सरकारी खर्चे पर ये सारे प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है विस्तार संभाग के द्वारा। राज्य सरकारें भी प्रशिक्षण समय समय पर करती हैं। वो जैसे रबी क्रॉप के लिए, समर क्रॉप के लिए या खरीफ के लिए 2-3 बार साल में प्रशिक्षण भी देते हैं और एक साहित्य कृषि का वो उपलब्ध कराते हैं जिससे किसान भाई उन चीजों अपडेट को होते रहे भूले और नहीं। जानकारी लेते और इन रहे। सब के अलावा किसान कॉल सेंटर एक हमारा टोल वो तो फ्री है ही नंबर नंबर। है देश भर में, जो है 1800-180-1551। जी। उस पर फोन करके किसान भाई सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक सूचना जानकारी ले सकते हैं ले और हर भाषा में ले सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चूंकि आप विभाग से जुड़े हैं तो बीच बीच में हमें अपडेट करते रहते हैं और हमारे किसान मित्रों को इसका फायदा मिलता रहता है। इसके लिए आपका अलग से पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। नमस्कार। स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। वो बारी जोरी तो करे है मेरे साथ, बात एक भी न माने। बारी जोरी तो करे है मेरे साथ, बात एक भी न माने।
अभी आपने बातचीत सुनी और उसके बाद ये खूबसूरत रागनी भी बहुत ज्यादा नहीं सुनवा पाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वक्त की बाध्यता है हमारे साथ, समय की बाध्यता है। और जल्दी से जल्दी सुषमा बता दें कि कल हमारे श्रोता मित्र हमारे इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे अरहर की उन्नत किस्में एवं बुआई विषय पर फोन इन प्रोग्राम ही होगा। डॉक्टर SL मीणा होंगे विषय विशेषज्ञ, जो कि सस्य विज्ञान संभाग से ही हैं, पूसा संस्थान से। तो कल होगी आपसे एक बार पुनः मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए सुषमा रजत को। और अगले प्रोग्राम अंदाजे बयां के साथ खुशबू के साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में FM गोल्ड पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।